हेलो बच्चों, हम लोग अब इस क्लास में बीएससी थर्ड सेमेस्टर की चर्चा करेंगे। और आप लोग को याद होगा तो मैं आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, ठीक है। अब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पार्ट ए और पार्ट बी दो तरह के हमारे सिलेबस हैं। सिलेबस है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी चर्चा मैं करूंगा ही। तो सिलेबस का जो पहला यूनिट है पार्ट ए का, जिसको बोलते हैं पहला यूनिट, उसमें आपका है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप लोग जैसा कि हमें जानते हैं कि मेरा नाम अभिजीत है, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, ठीक है। तो और अगर आप लोग ये मेरे वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो सीधी सी बात है, जो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वीडियो YouTube पे जाएगी, ठीक है ना। ये वीडियो YouTube पे जाएगी और बीएससी फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड सेमेस्टर का हमारी कोर्सेज चल रहे हैं नवोदय बैच के थ्रू, ठीक है ना। ऑनलाइन कोर्स है, ये 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने कंबाइंड जो फीस है 1250 है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट यहाँ पे हमें पढ़ाए जाएंगे। जिसके कुछ फीचर्स क्या है, ऑनलाइन इंटरएक्टिव क्लासेस हैं, ठीक है, लाइव डाउट क्लास है, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से मिलेगा। प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज मिलेंगे, सीधी सी बात है। वन शॉट रिवीजन टॉपिक वाइज या फिर यूनिट वाइज भी मिलेगा। 1-to-1 मेंबरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा। आपको इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन जैसा मैंने बताया कि 3 महीने का ये है, 1250 फीस है, कुछ खास महंगा नहीं है 3 महीने के हिसाब से, ठीक है ना। जियो के रिचार्ज से भी सस्ता है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, आप लोग अच्छे से सेकंड सेमेस्टर पढ़ के आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए पहले टॉपिक की चर्चा करते हैं कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूरेटिव एस्टिमेशन, ये आपका पेपर का नाम है पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि होता क्या है यहाँ पे। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारी पहले टॉपिक क्या होती है, ये पैरामीटर, ठीक है ना। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जानने से पहले हमको पैरामीटर के बारे में पता करना होता है कि पैरामीटर चीज होती क्या है, ठीक है। अब अगर बात हम पैरामीटर की करें तो देखिए, ये याद रखिए कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है जो कि वेरी बिग है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, अब उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इंफॉर्मेशन जरूरी थोड़ी कि एवरेज हाइट ही चाहिए, एवरेज वेट चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसमें मान लेते हैं कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, मिनिमम हाइट कितनी है, या मैक्सिमम और हाइट और मिनिमम हाइट के बीच में कितना डिफरेंस है, किस तरीके से पॉपुलेशन हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये सब सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। पर वो पॉपुलेशन से हम इकट्ठा ले नहीं सकते, ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम लोग उसके आधार पर क्या करते हैं, सैंपल निकालते हैं। जैसा कि आप लोग सिंपल करते क्या करते थे, जैसे आप लोग घर पे चाय कॉफी कुछ बनाते हो, खाना भी बनाते होगे, तो आप लोग पूरी चाय पी के चाय टेस्ट नहीं करते हो, आप एक सैंपल निकालते हो, उसका सैंपल निकाले उसको टेस्ट करते हो। या कहीं बाहर जाते हो, कहीं कोई बीमारी होती है तो ब्लड टेस्ट या फिर किसी और चीज का टेस्ट कराते हो, तो आप एक सैंपल लेते हो। ब्लड टेस्ट करना हो तो पूरा ब्लड नहीं देके आते, ब्लड का एक नमूना देके आते हो, जिसमें आपको शुगर या फिर जो भी है आपका, शुगर हो गया या तो यूरिन टेस्ट हो गया या तो हीमोग्लोबिन हो गया, ये अलग अलग तरीके के टेस्ट आप लोग कराते हो। ये जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर सैंपल में जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन होल डेटा में डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, जरूरी नहीं है। अगर आपने खून दिया है और उसमें हेमोग्लोबिन अगर 16.5 ग्राम दिखा रहा, जरूरी नहीं है कि 16.5 ग्राम आपके हीमोग्लोबिन में, मतलब हीमोग्लोबिन हो आपके खून में। आप दूसरा ड्रॉप कहीं दूसरे शॉप पर देके आओगे, दूसरे टेस्ट जहां पर टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक सेंटर पे लेके जाओगे, तो वहां पर हो जाता है कुछ और रिजल्ट है, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोग मान के चलते हैं, बट ये ऐसा होता नहीं है। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है ना, हर जगह कि हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी हमें कंस्टेंट चाहिए, जो भी कांस्टेंट चाहिए, या फिर जो भी कोई पर्टिकुलर मतलब ये हमारा इंटरेस्ट जो है, जो वेरिएबल है, फिर जो कांस्टेंट ही, सिंपल वेरिएबल नहीं बोले, कांस्टेंट जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो पॉपुलेशन का, उससे करस्पॉन्डिंग हम सैंपल निकालते हैं और उससे करस्पॉन्डिंग हम एक ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो उसको थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कई बार एग्जांपल लेते हैं साधारण सा कि क्लास है, एक बड़ी सी क्लास है जिसमें 100-150 बच्चे हैं। अब उन क्लास में बच्चों की एवरेज मार्क्स कितने हैं आपको फाइंड करने हैं, बट आपको जल्दी से फाइंड करने हैं, तो आप वो सही से नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। 150 बच्चों का नंबर कलेक्ट करना,
उसमें से नॉन रिस्पॉन्सिव कोई ना हो सकता नहीं बताए, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां से आपको सही डेटा नहीं मिल पाएगा, सही इंफॉर्मेशन शायद नहीं मिल पाएगा, मिलेगी भी तो बहुत कॉस्टली, बहुत टाइम टेकन होगा। तो उसके रिस्पेक्ट में लोग क्या करते हैं, सैंपल निकालते हैं कि कुछ लोगों को ये उठा ले रहे हैं, उनसे डेटा उठा ले, डेटा उठाने के बाद फिर उसके हिसाब से अपना अनुमान लगाते हैं कि इसी के आसपास हो सकता है कि डेटा हमारा मतलब पॉपुलेशन में हमारी जो पैरामीटर होगी या फिर पॉपुलेशन में जो हमारा कांस्टेंट होगा या एवरेज मार्क्स जो हमारी पॉपुलेशन की होगी इसी के आसपास होगी। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट सही हो, गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक आइडिया लेते हैं कि अनुमान लगाते हैं, अनुमान जरूरी नहीं कि मेजर सही हो, ठीक है ना। ये टॉपिक आती है आपकी इन्फरेंस में। इन्फरेंस का मतलब ही होता है आकलन, इसे क्या बोलते हैं, इन्फरेंस बोलते हैं ना। जो टॉपिक है यहाँ पे हम चर्चा करेंगे ये इन्फरेंस के अंतर्गत थोड़ी आती है। इसका हिंदी में मतलब ही होता है आकलन। क्या होता है, आकलन। आकलन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाई जा रही है, बेस तैयार किया जा रहा है, इसका यूज हम लोग इन्फरेंस में करेंगे, ठीक। इन्फरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, ठीक है ना। तो अब इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहली डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं, व्हाट इज पैरामीटर, ठीक है ना। पैरामीटर क्या है, वही मैंने बताया कि पॉपुलेशन का कोई भी कांस्टेंट जिसके बारे में आपका इंटरेस्ट है, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, ठीक है, सैंपल मीडियन, रेंज, कुछ और भी आप समझ, मैक्सिमम, मिनिमम, कुछ भी आपको मन करे उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल, आप उसका जो भी आपको जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है ना, वो हम लोग किससे करते हैं, अब पॉपुलेशन के बारे में चाहिए, है ना। वो जितने भी हमने कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, जितने भी मोमेंट या फिर कांस्टेंट या फिर क्वार्टाइल या फिर डेविएशन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, मैंने क्या बताया कि पॉपुलेशन की कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, मीन, मीडियन, ठीक है, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वेरिएंस, ऐसे दोनों सेम हो जाता है, स्क्वायर रूट होता है इसका, ठीक है, और क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, ठीक है, परसेंटाइल्स, रेंज, मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन हो गया, ये सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है ना, क्वार्टाइल रेंज, कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, बहुत सारे पॉपुलेशन के अलग अलग चीजें होती है, इसमें से बहुत सारी चीजों को तो आप जानते भी नहीं होंगे, ठीक है ना। ये सब पॉपुलेशन पैरामीटर्स का काम करते हैं, ठीक है ना। मतलब पॉपुलेशन का कोई भी कांस्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉपुलेशन को लेकर कुछ भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ भी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे पॉपुलेशन के बारे में, तो क्या होती है वो पॉपुलेशन पैरामीटर होती है। क्या होती है, पॉपुलेशन पैरामीटर होती है। और इसी करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल निकालते हैं और एक वैल्यू कैलकुलेटर, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एस्टिमेटर। तो फिलहाल आते हैं हम लोग पैरामीटर पे। क्या कहता है कि एनी पॉपुलेशन कांस्टेंट इज नोन एज पैरामीटर। कोई भी पॉपुलेशन कांस्टेंट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। या फिर इसका और डेफिनेशन क्या है, in order to avoid verbal confusion with the statistical constant of population with mean, mu, standard deviation, sigma, ठीक है, variance, sigma, etc., which are usually referred as parameter। क्या बोलते हैं इन सबको पैरामीटर कहते हैं, या फिर सिंपल एनी पॉपुलेशन कांस्टेंट इज नोन एज पैरामीटर। पॉपुलेशन कोई भी कांस्टेंट हमारा क्या होता है, एक पैरामीटर की तरह ट्रीट होता है, इसे पैरामीटर कहते ही है। ट्रीट क्या होता है, पैरामीटर उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर पॉपुलेशन का कोई भी कांस्टेंट, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल, डेसाइल, कुछ भी, एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है ना, मीन स्क्वायर एरर, कुछ भी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, एक पैरामीटर की तरह ट्रीट होगा।
और यूजुअली ये पैरामीटर हमको, क्योंकि पॉपुलेशन का है, तो यूजुअली ये पैरामीटर हमको पता नहीं रहता है। यूजुअली ये पैरामीटर हम लोग को पता नहीं रहता है, तो हम लोग इसको एस्टिमेट करते हैं। हम लोग इसको एस्टिमेट करते हैं, फाइंड नहीं करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, आकलन करते हैं, ठीक है ना। और जिससे एस्टिमेट करते हैं, कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, जैसे पॉपुलेशन मीन को हम लोग किससे एस्टिमेट कर सकते हैं, सैंपल मीन से एस्टिमेट कर सकते हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन किससे कर सकते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से। पॉपुलेशन वेरिएंस को सैंपल वेरिएंस से करते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एस्टिमेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टिमेटर। आइए वैसे चर्चा करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है। एनी पॉपुलेशन कांस्टेंट इज नोन एज ए पैरामीटर, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स इसके हैं क्या, पॉपुलेशन मीन या फिर सिंपल मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये सब क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। इतनी बात हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये होता है पैरामीटर, ठीक। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो हमारा क्या कहला रहा है, पैरामीटर स्पेस, ठीक है ना। पैरामीटर की चर्चा तो कर ली है, अब आते हैं इसके स्पेस के बारे में चर्चा करते हैं। ये स्पेस क्या होता है, पैरामीटर का स्पेस कौन सा टर्म है, ठीक है ना। पैरामीटर का स्पेस कौन सा टर्म है, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द पैरामीटर स्पेस। ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी पैरामीटर होगा, उसकी कुछ पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। क्या क्या हो सकती हैं, ये जैसे हम कह दें कि आपकी क्लास में, वही हम लोग जो हाइट की बात कर रहे थे कि बच्चों की हाइट कितनी होगी, तो क्या हो सकती है। जैसे हम कुछ नंबर्स ले रहे हैं कि मान ले पॉपुलेशन में हमारे पास कितने बच्चे, मतलब पॉपुलेशन में जो नंबर्स हैं हमारे बटे हुए हैं किस हिसाब से, पॉपुलेशन में जो हमारे नंबर बटे हुए हैं, सपोज करते हैं ठीक है ना, सपोज करते हैं 1 2, ठीक है, अप टू, जैसे मान लेते हैं कि 100 तक नंबर मिल सकता है, 1 से लेकर के 100 तक बच्चों को नंबर मिल सकता है ना, ठीक है ना। जीरो भी ले, किसी को जीरो भी मिलेगा ना, कोई कुछ नहीं लिख के आएगा। तो 100 नंबर का पेपर होता है, तो 100 नंबर में किसको किसको कितना कितना मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, और 100 तक नंबर मिल सकता है। ये हर एक पॉसिबिलिटी है ना, हर एक पॉसिबिलिटी है कि कोई 0 ही पा सकता है, कोई 1 ही पा सकता है, कोई 2 ही पा सकता है, कोई 100 भी पा सकता है। तो सैंपल जो हम लोग निकालेंगे, सैंपल हम लोग इसी में से निकालेंगे, है ना। सैंपल हम लोग इसी में से निकालेंगे। सैंपल निकालने के दो तरीके होते हैं, एक विद रिप्लेसमेंट होता है और एक विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। एक विद रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हम सैंपल के लिए एक यूनिट निकालें, उसको रीड किए, देखें, फिर दोबारा उसी में बॉक्स में डाल दिया। एक पॉपुलेशन का बॉक्स है, सपोज कर लीजिए, इसमें से हम एक सैंपल का एक यूनिट निकालें, एक यूनिट निकाल के उसको देखें कितना है, कॉपी पे लिखें, फिर इसको दोबारा रख दिए। ये विद रिप्लेसमेंट हो गया। विदाउट में क्या है, देखें, चेक किए, फिर बाहर कर दिए, ऐसे निकालते जाएंगे। विद रिप्लेसमेंट में पॉपुलेशन यूनिट कम नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। विदाउट में कम होती जाती रहती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक का नंबर है, तो जो इसका हम मीन निकालेंगे तो मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 100 होगा, है ना। मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 100 होगा अगर हम विद रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हैं तो। क्यों, क्योंकि पहली बार भी 0 निकाला हो जाता है, दूसरी बार देखा तो भी 0 निकला, तीसरी बार भी 0 निकला, चौथी बार भी 0 निकला, पांचवी बार भी 0 निकला, ऐसे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि विदाउट से भी निकाल रहे हैं तो सारे बच्चे, क्योंकि अब सारे बच्चे अगर 0 पाए रहेंगे तो उसमें से किसी को भी सैंपल निकालो तो भी मीन 0 आएगा। सारे बच्चे 100 पाए रहेंगे तो सबको अगर मीन निकालेंगे तो भी 100 आएगा। सारे बच्चे 1 से लेकर 0 से लेकर 100 तक के नंबर के बीच में पाए होंगे तो जितने भी नंबर आएंगे 0 से लेकर 100 के बीच में ही आएंगे। तो पैरामीटर स्पेस में क्या आ रहा है, ये पैरामीटर स्पेस देखिए बन रहा है कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 अप टू 100। तो ये हमारी मीन की स्पेस है, मीन की पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हमारी हो सकती हैं। तो ये हो गया क्या, पैरामीटर स्पेस।
ये क्या हो गया, पैरामीटर स्पेस, इसमें से 0 से लेकर 100 तक की मीन की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो पैरामीटर स्पेस मतलब पैरामीटर जो सारी वैल्यूज ले सकता है उसका एक समूह बना दे, उसका एक ग्रुप बना दे, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटर स्पेस बोलेंगे, सेट बना दे। तो क्या कह रहा है, let us consider a random variable x with pdf fx theta in most common application, although not always functional form of the population distribution is assumed to be known except for the values of some unknown parameter या फिर पैरामीटर्स थीटा। अब देखिए यहां से पहले समझते हैं कि कुछ स्पेसिफिक पहले बात समझते हैं कि क्या क्या है। पहली बात तो रैंडम वेरिएबल फिर से समझ लो, क्योंकि आप लोग को मुझे पूरा भरोसा कि नहीं आता होगा, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, आओ पहले इसकी चर्चा करते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल को समझो कि जैसे मान लेते हैं कि क्वाइन हम लोग उछाल रहे हैं, एग्जांपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक क्वाइन उछाल रहे हैं, या तो उस पे क्या आएगा, हेड आएगा, या तो उस पे क्या आएगा, टेल आएगा। एक क्वाइन उछाले उस पे या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो अगर हम इस सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, एक बार के लिए उम्मीद करिए कि हम सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, तो इसका एक सैंपल स्पेस क्रिएट होगा। सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है ना। मतलब कि 2 बार उछाले तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है पहली बार हेड दूसरी बार टेल आ जाए, हो सकता है पहली बार टेल दूसरी बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। अब सैंपल स्पेस की जो वैल्यूज होती है हमारी होती है सैंपल पॉइंट, जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक्स डिनोट कर रहे हैं, एक्स को डिनोट क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स इन अ टॉसिंग अ क्वाइन 2 टाइम्स। 2 बार सिक्का उछाल रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं कि x क्या है, x हमारा नंबर ऑफ हेड शो कर रहा है, ठीक है ना। 2 बार सिक्का उछाल रहे हैं तो यहां से बताओ, अगर हम x को ऑपरेट करेंगे h पे तो कितने हेड है, 2 हेड है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। x को अगर हम ht पर ऑपरेट करते हैं तो कितना हेड है, 1, यही किसके बराबर हो जाएगा, th के। और x को अगर हम tt पे ऑपरेट करते तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो हेड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया रैंडम, ये हमारा x की अलग अलग वैल्यू मिल गई। तो ये देखिए एक्चुअल में बन क्या रहा है, ये हमारा x एक फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है जो कि सैंपल स्पेस के पॉइंट यानी कि सैंपल पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, तो एक कोई रियल नंबर दे रहा है ना, एक रियल नंबर दे रहा है। और अगर अपने मन से हम कुछ रियल नंबर ले ले, 0 1 2 3 5 6, ठीक है, कुछ भी अपने मन से ले ले, तो हमको इसी करस्पॉन्डिंग एक इवेंट मिलेगा। इसमें एक और इवेंट हमारी कंटेन होती है, अगर आप चाहो तो किसी में कुछ हो चाहे ना हो, पर एक चीज तो जरूर होता है, आप लोगों को पता है किसी भी सेट में, एक उसका फाई है ना। तो अगर हम 0 करते हैं तो इसी करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, एक इवेंट मिल जाएगा टीटी। अगर 1 करते हैं तो इसी करस्पॉन्डिंग हमको ये 2 इवेंट मिलेंगे, एसटी और टीएच। अगर हम 2 करेंगे तो इसी करस्पॉन्डिंग हमको मिलेगा एचएच। और अगर हम 2 से अधिक लेके चलेंगे कोई भी नंबर, इसी करस्पॉन्डिंग हमको मिलेगा 5। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल हमारा फंक्शन ऑफ क्या, फंक्शन होता है एक तरह से। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका कोडोमेन, ठीक है, जिसका डोमेन एक्चुअल में, जिसका डोमेन क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, और जो रेंज होता है रियल नंबर होता है, और हर एक रियल नंबर के लिए कोई एक ऐसा इवेंट एग्जिस्ट करता है जो सैंपल स्पेस में कंटेन है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि रैंडम वेरिएबल क्या होती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं, यहां पे कैपिटल एक्स लिखिएगा ना, यहां पे कैपिटल एक्स लिखिएगा। ये बहुत टाइपिंग मिस्टेक आज हमें मिलेगी, हमें पूरा उम्मीद है।
ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। अब देखते हैं, लेट अस कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल x with PDF fx theta in most common application, ठीक है, इन मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन, यहां कॉमा लगेगा, although not always the functional form of the population distribution। कहने का मतलब क्या होता है, पीडीएफ अक्सर हम लोग एक फंक्शनल फॉर्म मान के चलते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शनल फॉर्म में ही रहे, ठीक है ना, कुछ नॉर्मल केस में भी आ सकते हैं, अलग अलग प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो इन मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑल्दो नॉट ऑलवेज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम टू बी नोन, इसको हम लोग मानते हैं कि हमें पता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हमको पता है, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको पता ही रहे, ठीक है ना। जब पता रहता है तो हम लोग पॉपुलेशन मतलब ये पैरामीट्रिक इन्फरेंस लगाते हैं, अगर नहीं पता तो फिर नॉन पैरामीट्रिक इन्फरेंस भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका फंक्शनल फॉर्म जरूरी नहीं है कि हमको पता हो, लेकिन यहाँ पे मान के चलते हैं कि मान ले रहे हैं कि नोन है, पता है, एक्सेप्ट फॉर द वैल्यूज ऑफ सम अननोन पैरामीटर्स, जिसमें कुछ अननोन पैरामीटर हमको बस मतलब कुछ पैरामीटर्स हमें को अननोन है, यहाँ पे स्मॉल एस होगा, यहाँ स्मॉल एस होगा, ठीक है ना, स्मॉल एस होगा। छोड़िए, पता नहीं हम मिसबिहेव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ऐसे कर लेते हैं जैसा भी आ रहा है, ठीक है। तो सम अननोन पैरामीटर मतलब कि जैसे सपोज करते हैं, अगर आप लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे, पहले मैंने पढ़ाया था शायद आप लोग को याद होगा तो होगा। तो मान लेते कोई पॉपुलेशन है जो बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक बार के लिए मान लेते, तो उसका पीडीएफ क्या होगा, NCX p की पावर x q की पावर n माइनस x। कह रहा है कि फंक्शनल फॉर्म पॉपुलेशन का हमको पता हो, फंक्शनल फॉर्म पॉपुलेशन का पता हो, लेकिन हमको इस पैरामीटर के बारे में जानकारी ना हो, कोई भी एक या दोनों, इस पैरामीटर के बारे में हमें जानकारी ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसी की बात की जा रही है कि मान लेते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर हमको नहीं पता है, ठीक है, छोड़िए, मान लेते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर हमको नहीं पता है, पॉपुलेशन का फंक्शनल फॉर्म पता है बट पॉपुलेशन पैरामीटर हमें नहीं पता है, ठीक है। इसी की बात कही जा रही है कि लेट अस कंसीडर रैंडम वेरिएबल x विद पीडीएफ fx थीटा, जो कि इस फॉर्म में हम मान ले रहे हैं, ठीक है ना। इन मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑल्दो ऑलवेज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम्ड टू बी नोन, हम लोग मान के चलते हैं कि पता है, लेकिन जो कि हमेशा गारंटी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द सम ऑफ द अननोन पैरामीटर्स, अननोन पैरामीटर के अलावा हमको मान के चलते हैं, मतलब पैरामीटर हमको अननोन होता है बट ये हम फंक्शनल फॉर्म मान के चलते हैं कि हमें नोन है, ठीक है ना। ये बात कही जा रही है, फिर से बात समझ लीजिए, कोई पॉपुलेशन है जिसका फंक्शनल फॉर्म हमको पता है, लेकिन उसके पैरामीटर्स हमको पता नहीं है, ठीक है। हम कह देंगे कि सपोज करिए कि ये हमारा क्लास है, इसमें जो बच्चों के एवरेज हाइट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाइट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इसका जो मीन क्या है हमें नहीं पता, पॉपुलेशन मीन नहीं पता, लेकिन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट मीन हमें नहीं पता है, ठीक है। बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट मीन हमें नहीं पता है, वेरिएंस हमें नहीं पता है, ठीक है ना, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमको फंक्शनल फॉर्म जरूर पता है, वही यहाँ पे बात कही जा रही है,
ठीक है ना। और थीटा विच कैन टेक वैल्यू ऑन द सेट, ये एच नहीं होगा, फिर से यार भाई दिक्कत, ये एच नहीं होगा, ठीक है ना। ये एच नहीं होगा, ये कैपिटल थीटा होगा ना, ठीक है ना, कैपिटल थीटा होगा। और यहां पे भी स्मॉल एस होगा, ठीक है ना। यहां पे भी कैपिटल थीटा होगा, ठीक है ना। तो क्या है देखिए, तो यहां पे सम अननोन पैरामीटर या पैरामीटर्स थीटा विच कैन टेक एनी वैल्यू ऑन सेट कैपिटल थीटा रीड एज कैपिटल थीटा, ठीक है ना। दिस इज एक्सप्रेस बाय राइटिंग द पीडीएफ ऑफ द फॉर्म एफ एक्स थीटा, थीटा बिलोंग्स टू कैपिटल थीटा, ठीक है ना। द सेट कैपिटल थीटा विच इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इज कॉल्ड पैरामीट्रिक स्पेस। साफ साफ कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों को याद होगा, सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोग पीडीएफ लिखते हो ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखते हो तो कितना क्या लिखते हो, 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे रेंज लिखते हो x का बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट। म्यू की रेंज भी रियल नंबर होती है, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, म्यू की रेंज भी ये, इसको ऐसे लिखें या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। और सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 करते हो, ग्रेटर देन 0 करते हो, तो ये म्यू की वैल्यूज हो गई, ये सिग्मा की वैल्यूज हो गई। अगर हम एक काम करें, ऐसे लिख दें म्यू कॉमा सिग्मा का होल सिग्मा स्क्वायर, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर सच दैट म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर और सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया, ये जो हमारी पैरामीटर है म्यू और सिग्मा स्क्वायर, इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज का सेट है ये, और यही हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज पैरामीटर स्पेस। यही क्या हमारा पैरामीटर स्पेस होगा। पैरामीटर स्पेस इज दैट स्पेस इन विच ऑल द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर कैन अकर, ये हमारा पैरामीटर स्पेस होता है, ठीक है ना। मतलब कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर इज नोन एज पैरामीटर स्पेस। मतलब कि पैरामीटर की हर एक पॉसिबल वैल्यू का सेट जो हमारा होता है पैरामीटर स्पेस होता है। ये ऊपर की कहानी किस लिए लिख दी गई कि कोई रैंडम वेरिएबल है, उसका पीडीएफ अगर लिखते हो, पीएमएफ लिखते हो, तो उस पैरामीटर की कुछ पॉसिबल वैल्यूज हमारी बनाई जाती है कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होती है, क्योंकि हमको कभी कभी क्या होता है, किसी पॉपुलेशन का फंक्शनल फॉर्म तो पता चल जाता है बट उसकी पैरामीट्रिक वैल्यू नहीं पता थी, उसमें पैरामीटर की वैल्यू है क्या, बोल देते हैं सिंपल, हम ये कहते हैं ना कि जो पॉपुलेशन हमारी है, जो कि भारत की पॉपुलेशन को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। अब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करिए, किसका कहने का मतलब, इसको हम डेटा अगर हम प्लॉट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, बट मीन क्या होगा ये हमें नहीं पता रहता है, तो मीन हमें कैलकुलेट करना होगा। ये तो पॉपुलेशन मीन सबका निकाले बैठ करके कि पर साल कितने बढ़ रहे हैं, पर साल कितने बढ़ रहे हैं ऑन एवरेज, ये हम पता करेंगे। अब हम सैंपल लें क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो कितने साल तक बढ़ेगा ये हमें नहीं पता, अब कब से बढ़ रहा है ये भी हमें नहीं पता, है ना। तो यहाँ पॉपुलेशन तो कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो एस्टिमेट ही करना पड़ेगा पॉपुलेशन पैरामीटर को, तो यहाँ पे इस तरीके के यूज होते हैं, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन का फंक्शनल फॉर्म तो पता रहता है बट पैरामीटर की वैल्यू हमें नहीं पता रहती है। इसी पैरामीटर की ऑल पॉसिबल वैल्यूज को हम यहाँ पे कलेक्ट करके लिखते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, पैरामीटर स्पेस, ठीक है।
ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये पैरामीटर स्पेस हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग आते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि व्हाट इज द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आइए इसके बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक क्या होती है, आइए देखते हैं। तो देखिए, एक आइडिया आप लोगों को मैं पहले यहां से दे रहा हूं कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनता क्या है, होता क्या है। जैसे देखिए, यहां से समझिए कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, मान लेते हैं 100 साइज का। एक पॉपुलेशन है, मान लेते हैं कितने, 100 साइज का। एक सैंपल निकाल रहे हैं। सैंपल देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक विद रिप्लेसमेंट से निकाल सकते हैं, एक विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल सकते हैं। दोनों मैंने बताया है। विद रिप्लेसमेंट से अगर सैंपल निकालते हैं तो मान लेते हैं कैपिटल एन इज पॉपुलेशन साइज और स्मॉल एन इज सैंपल साइज। तो टोटल पॉसिबल सैंपल हमारे विद रिप्लेसमेंट में कितने बनेंगे, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, इतने सैंपल बनेंगे। ज्यादा बनते, बहुत ज्यादा बनते, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। आप समझ सकते हो कि अगर हम इसमें से 100 हमारा पॉपुलेशन साइज है, अगर हम इसमें से 4 साइज का भी सैंपल निकालेंगे तो 100 के पावर 4 कर लीजिए, कितने सैंपल बनेंगे आप खुद समझ सकते हो, ठीक है ना। छोटा जग का सैंपल साइज लिया मैंने, बहुत छोटा, ठीक है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट से अगर करेंगे तो विदाउट रिप्लेसमेंट बनता है कितना, NCN, और जनरली इसी से ही उठाते हैं, अगर पॉपुलेशन साइज बहुत लार्ज होती है तो दोनों में कोई फर्क नहीं आता है, दोनों से वैल्यू सेम आती है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। मीन तो एस्टिमेटर की वैल्यू तो अनबायस्ड होती ही है। अब बताएंगे क्या होती है अनबायस्ड में, शायद पढ़े भी हो, नहीं पढ़े हो तो बताएंगे। और लेकिन वेरिएशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो गई ना 100, ठीक है ना। तो अब हमारे पास NCN सैंपल बने, कितने बने, NCN सैंपल बन गए, NCN सैंपल पॉसिबल हो गए। अब NCN सैंपल बनेंगे तो हर एक सैंपल के सैंपल मीन बनेगा, मतलब कि NCN सैंपल मीन पॉसिबल होंगे। सैंपल मीन हो सकता है या फिर सैंपल वेरिएंस मान सकते हो, सैंपल मोड, सैंपल मीडियन, कुछ भी आप ले सकते हो। मेरा कहने में पॉपुलेशन मीन में इंटरेस्टेड है, मान लेते हैं। तो हमने एक सैंपल निकाला, सैंपल निकालने के बाद हमने क्या कर लिया कि हर एक सैंपल का सैंपल मीन निकाला, क्योंकि अगर NCN सैंपल है तो हमको क्या मिलेगा, NCN सैंपल मीन निकलेंगे। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि हर एक सैंपल मीन का जो कि रिपीटेशन हो। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी बात। एक छोटा सा पॉपुलेशन लेते हैं, कितना, 1 2 3 4 5, सपोज करते हैं एक पॉपुलेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, पॉपुलेशन, इसकी साइज कितनी है, 5 है। पॉपुलेशन साइज कितनी है, 5 है। एक सैंपल निकाले, इसकी साइज कितनी है, मान लेते हैं 2, कितनी, 2। विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हैं तो कितने निकलेंगे, NCN निकलेंगे, मतलब 5C2, मतलब 5 चौके 20 का आधा 10 पॉसिबल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट से निकलेंगे। इसका कहने का क्या मतलब है, ये फील करिए, अगर 1 निकालते हैं पहली बार तो 2 निकालेंगे, 1 नहीं आएगा दोबारा। 1 निकालेंगे तो कि पहली बार क्या निकलेगा, या तो 2 निकलेगा, या तो 3 निकलेगा, 1 3 होगा, या तो 1 4 होगा, या तो 1 5 होगा, है ना। 1 निकाल लिए, 1 के साथ हमारी पेयरिंग हो गई। अब 1 खत्म इसमें से, अब इसमें से कोई ना कोई एक होगा। अगर लेकिन हम पहले 2 निकाले होंगे, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी निकल चुका है, पहले 2 निकाले होंगे तो हम वही कह रहे हैं, पहले 2 निकालेंगे तो फिर 1 निकलेगा, ठीक है ना। अब यह भी देखना ध्यान से, पहले 2 निकाले फिर 1 निकलेगा, फिर 2 3 निकलेगा, फिर 2 4 निकलेगा और 2 5 निकलेगा, क्योंकि ये और ये सैंपल आइडेंटिकल है, सेम है ना। इसमें 1 2 इसमें 1 2, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि दिखाने के लिए कि इसको लिखते नहीं, दोनों सेम है ना, सेम सैंपल है। तो हमको ऑल पॉसिबल सैंपल लेते हैं जिसमें रिपीटेशन ना हो, इसमें रिपीटेशन ना हो, ठीक है ना। तो ये निकल गया, ठीक है। फिर उसी तरीके से 3 निकाल रहे हैं,
उसी तरीके से अगर हम 3 निकालेंगे फिर 4 निकलेगा, ठीक है, और 3 5 निकलेगा, ठीक है ना। 3 2 नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि 3 2 यहाँ पे है। 3 1 नहीं निकलेगा क्योंकि 3 1 यहाँ पर है, ठीक है ना। फिर अगर हम 4 निकालेंगे फिर क्या निकलेगा? 5 निकलेगा, क्यों? क्योंकि 4 4 तो होगा नहीं, 4 3 यहाँ है, 4 2 यहाँ है, 4 1 यहाँ पर है। तो ये पॉसिबल सैंपल निकले, कितने होंगे? देखिए 4 3 7 3 10, ये 10 पॉसिबल सैंपल हमारे यहाँ पे निकले। अब हर एक सैंपल का सैंपल मीन होगा, है ना। एक काम करते हैं, इसको पहले हम लोग कैसे लिख देते हैं, इसको हम लोग एक वर्टिकली लिख लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से इसको बना पाए। तो क्या क्या था देखिए, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 फिर 4 5। ये हमारे ऑल पॉसिबल सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए। अब हमको पॉपुलेशन मीन निकालना है। यह है हमारा पॉपुलेशन मीन कितना होगा? 3 होगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां से इसका अगर आप मीन निकालोगे कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4.5, ठीक है ना। तो सैंपल मीन हमको अलग अलग मिल गए। अब अगर यहां से अगर ध्यान दे से देखो तो सैंपल मीन हमारे निकले क्या क्या है? 1.5 निकले हैं। ये हम कह रहे सिंपल एक्स आई बार, इसको सिंपल हम लिख दे रहे हैं एक्स आई बार, डिनोट कर रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या मिला है? 2 मिला है, 2.5 मिला है, 3 मिला है, 3.5 मिला है, 4 मिला है और 4.5 मिला है। इसके अलावा कुछ मिला है? नहीं। 1.5 कितनी बार आया? एक बार। 2 कितनी बार आया? एक बार। 2.5 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 3.5 कितना आया है? 2 बार, ठीक है। 4 कितनी बार आया? 1, और ये 1, ठीक है ना। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या है? ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां से अगर आप ध्यान दे से देखोगे तो हमने एक सैंपल निकाला 2 साइज का, अब उसके पॉसिबल सैंपल्स के सैंपल मीन निकाले। तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हर सैंपल मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब फॉर्मेशन है, वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने का मतलब है कि किसी की वेट ज्यादा है, किसी की वेट कम है। कहने का मतलब क्या है कि देख सकते हो 2.5, 3 और 3.5 दो बार आए हैं, बाकी सब कितने बार आए हैं? एक एक बार आए हैं। तो जितने ये हमारा एक तरह से क्या था? ये हमारा सैंपल मीन था। पॉपुलेशन मीन हमारा 3 है, सैंपल मीन हमारा ये है। तो सैंपल निकालने के बाद सैंपल मीन भी एक रैंडम वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। सैंपल मीन भी क्या कर रहा है? रैंडम वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम कहें सैंपल मीन की वैल्यू 1.5 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10, ठीक है ना। अगर हम इसको यहां डिफाइन करें एक बार के लिए, इसको मिटा दे रहे हैं, अब आपको यहां से इसको मिटा देते हैं, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कैसे ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो रहा है। तो अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स आई बार की वैल्यू 1.5 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10 है ना। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स आई बार इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं के, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/10 यानी कि 1/5, जहां पे के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? के की वैल्यू 2.5, 3 और 3.5, 3.3, 2.5, 3 और 3.5, और यहाँ पे भी हम K1 कर ले रहे हैं, यहाँ K2 कर ले रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे K2, K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगी, 1.5 होगी, 2 होगी, 4 होगी और 4.5 होगी। तो देखिए सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ये जो हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, इट इज अ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है?
ये एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है कि मीन निकाल रहे हैं, मीन की भी अलग अलग नेचर में फॉर्म आ रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, मैथमेटिकली ऐसे एग्जांपल लेकर के करा। हमें उम्मीद है कि इतनी बात समझे होगे। तो आइए थ्योरी पे चर्चा करते हैं कि व्हाट इज थ्योरी, थ्योरी क्या कहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सैंपल पॉपुलेशन ले रहे हैं, पॉपुलेशन यूनिट। ये आपने कॉपी पे लिख लीजिए ना, ये होगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, ये कितना हो जाएगा 5C2 = 10, ठीक है ना। अब यहां से देखो, if we draw a sample of size n, अगर एक सैंपल हम ड्रॉ कर रहे हैं कितने साइज का, n साइज का, फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल N जो कि फाइनाइट है ना, फाइनाइट है, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां मैंने लिखा हुआ है, दिख रहा है, इज NCN, दैट इज क्या हो जाएगा, NCN बराबर n इज फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल स्मॉल n फैक्टोरियल n माइनस n। इसको मान लेना क्या, k है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आई है k, ठीक है ना। ये इतने पॉसिबल सैंपल हमारे यहां पर आ गए। कितने पॉसिबल सैंपल हमारे पास, k पॉसिबल सैंपल है। k पॉसिबल सैंपल है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि फॉर ईच के सैंपल्स वी कंप्लीट नहीं, कंप्यूट, वी कंप्यूट सम स्टैटिस्टिक t, कुछ स्टैटिस्टिक t कैलकुलेट करते हैं। स्टैटिस्टिक क्या होती है, ये यहां पे मैं चर्चा शायद नहीं हुआ है, ये है स्टैटिस्टिक, उल्टा लिखा हुआ है, यहां समझ लीजिए स्टैटिस्टिक, यहां समझिए फिर पीछे आइएगा। स्टैटिस्टिक क्या होती है कि एनी स्टैटिस्टिक एनी फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, ठीक है ना। पहले रैंडम सैंपल ये क्या होता है ये भी समझ लीजिए, यहां पे मैं रैंडम सैंपल पे मैं डिफाइन कर लेता हूं। ये कुछ ऐसे डेफिनेशन जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा उल्टा पुल्टा है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है ना। रैंडम सैंपल क्या है, IID रैंडम वेरिएबल्स random variables is called random sample। random variable बता दिया है, IID मतलब आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ऐसे रैंडम वेरिएबल्स जो आइडेंटिकल हो और इंडिपेंडेंट हो। आइडेंटिकल कहने का मतलब है कि इक्वल नहीं होता, आइडेंटिकल कहने का मतलब, कुछ लोग कहते हैं कि आइडेंटिकल मतलब इक्वल नहीं, इक्वल होगा तो उसको आइडेंटिकल बोल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल है तो उसे इक्वल हम लोग नहीं बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग को मैं लेके दिखाता हूं, कैसे समझ में आ जाएगा आप लोग को अच्छे से, ठीक है। आइडेंटिकल कहने में उसका दिखने में डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा हो, एक ही जैसा डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मोड सब कुछ सेम हो। तो क्योंकि सर अगर रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा दिखने में रहेगा, मीन मीडियन मोड भी एक जैसा रहेगा, तो वो तो इक्वल ही होगा ना, नहीं होगा। आइए एक खूबसूरत सा एग्जांपल लेते हैं, आपको फिर आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन फील कराते हैं, व्हाट इज द आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तब जाके आप रैंडम सैंपल का कॉन्सेप्ट अच्छे समझोगे। हमारे पास एक कॉइन है, फिर से एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, ठीक है ना। ये जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूं इसको आप लोग जरूर से करिएगा। एक कॉइन हमारा ये है, ठीक है ना, इसको हमने 2 बार उछाला, इसको भी हमने 2 बार उछाला, ठीक है ना। इन दोनों को 2 बार उछाला, दोनों का सैंपल स्पेस एक जैसा ही बनेगा, HH TH
एच टी और टी टी, इससे साधारण एग्जाम्पल है ही नहीं, इससे साधारण एग्जाम्पल है ही नहीं। यहां पे S1 कर ले रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, यहां कर ले रहे हैं S2, एच 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 टी टी एच और टी टी, दोनों सेम है ना, सैंपल स्पेस सेम है। हम लेकिन यहां पे डिफाइन कर रहे हैं, अब देखिए यहां से आपका मतलब समझ में आएगा, यहां पे हम x डिफाइन कर रहे हैं क्या, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। और एक और चीज, दोनों सिक्के हमारे क्या है, अनबायस्ड है। अनबायस्ड कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2, ये चीज याद रखिएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे x जो है नंबर ऑफ हेड इन टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, y क्या है हमारा, नंबर ऑफ टेल है। ये एग्जांपल नहीं मिले कहीं पे, इसलिए मैं समझा रहा हूं, अच्छे समझ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो देखिए x की तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, याद होगा 0, 1 और 2। y की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ये भी होगी 0, 1, 2। अभी तक ये आइडेंटिकल नहीं हुआ है, अभी तक मैंने इसे आइडेंटिकल शो नहीं किया, अभी तो बस ये रैंडम वेरिएबल दोनों की सेम वैल्यू हो सकती है, किसी भी हो सकती है, किसी भी इवेंट का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक नंबर ऑफ टेल बता रहा है, एक नंबर ऑफ हेड बता रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे टेल कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे टेल कितने हैं, 0, यहाँ पे हेड कितने हैं, 2, यहाँ पे हेड कितने हैं, 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे कितने हेड है, 0, ठीक है, सब बराबर अभी चल रहा है ना। अब क्या कर रहे हैं कि अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2 निकालो, x की वैल्यू 2 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, कितनी हो जाएगी, देख सकते हो 1/4 होगी, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बराबर 1/4 है ना। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 कितनी हो जाएगी, 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो कितना आ जाएगा 1/2 है ना। और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है ना, 1/4। यहां पे अगर हम सेम चीज प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2 की वैल्यू निकालेंगे तो भी कितनी आएगी, 1/4। y इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2, और y इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी, 1/4। इसको एक और देखिए, दोनों का फॉर्म एक तरह का सेम वैल्यू ले रहे हैं, सेम प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है ना। यहां से भी आप देख सकते हो, अदरवाइज ये देखो सिक्का 2 बार उछाल रहे हैं, और सिक्का 2 बार उछाल रहे हैं, तो जब सिक्का हम लोग 2 बार उछालते हैं, n टाइम्स उछालते हैं, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रैंडम वेरिएबल का, वो किसको फॉलो करता है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। x फॉलो करेगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 2, जितने बार सिक्का उछाले 2, और विद प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन टॉसिंग अ कॉइन 1 टाइम, तो कितना हो जाएगा, x फॉलो करेगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 2, 1/2, ठीक है ना, 2, 1/2। अगर सिंपली हम y की बात करें, y फॉलो करेगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हिट्स, जिसमें हम 2 बार सिक्का उछाल रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है, ये भी कितना है, 1/2। देख सकते हो x और y एकदम एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, बट क्या x और y दोनों सेम है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ हेड है और ये नंबर ऑफ टेल है, इसलिए बोल सकते हैं कि x और जो y है दोनों आइडेंटिकल है, नॉट इक्वल, ठीक है ना। और ये दोनों सिक्का इंडिपेंडेंटली उछाल रहे हैं, तो एक वैल्यू अगर हम इसमें से ले लें और एक वैल्यू इसमें से ले लें, तो हमको एक 2 साइज का सैंपल मिलेगा, जो क्या होगा, IID रैंडम वेरिएबल होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 हम लोग ट्रीट करेंगे। जैसे हम बोल रहे कि इस x की वैल्यू स्मॉल है, तो इस y की वैल्यू स्मॉल y, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, सिक्का दोनों अलग अलग उछाल रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल भी हैं, तो IID रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड रैंडम सैंपल। इसकी हर एक पॉसिबल वैल्यू ले लीजिए, क्या क्या होगा, 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा, 0 2 होगा, 2 0 होगा,
इसके अलावा और फिर क्या होगा, 1 2 होगा और 2 1 होगा। ये हमारे पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं किसी भी इसके x, y के। ये सब के सब रैंडम सैंपल है, ठीक है ना, ये सब के सब रैंडम सैंपल हैं, ठीक है ना, सब के सब कितने हो जाएंगे, रैंडम सैंपल, ठीक है। तो ये आईआईडी रैंडम वेरिएबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम सैंपल बोलते हैं। इतना आप लोग को हमें लगता है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको लिख रहे थे तो वीडियो रोक करके लिख लेना भाई, ठीक है। ठीक है, तो आते हैं, चर्चा करते हैं एनी फंक्शन। यहां पे थोड़ा सा पहले मैं फिर से इरेज करता हूं। यहां स्मॉल n होगा, ठीक है ना। तो एनी फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल x1 x2 xn, यहाँ पे n साइज सैंपल है, हम n अलग अलग सिक्का उछालेंगे तो हमको n अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो एनी फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल जो कि आईआईडी रैंडम वेरिएबल है x1 x2 xn दैट आर बीइंग ऑब्जर्व, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उससे कुछ भी फंक्शन बनाइए, जोड़िए घटाइए गुणा करिए भाग करिए डिवाइड करिए, कुछ भी कर दीजिए, स्क्वायर का सम कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक बोले। कुछ भी फंक्शन बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो क्या होगा, स्टैटिस्टिक कहलाएगा। और अगर इसी स्टैटिस्टिक का यूज किसी पैरामीटर को एस्टिमेट करने के, किसी पैरामीटर के बारे में जानकारी करने के लिए यूज हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्टिमेटर। जैसे हम बोल दें कि हमारे पास रैंडम सैंपल कितना है, x1 x2 xn है, तो हम क्या कहते हैं, मीन ले रहे हैं। तो मीन जब ले रहे हैं तो ये हमारा स्टैटिस्टिक है, लेकिन इसी मीन का यूज हम लोग पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए वो क्या बन जा रहा है, एस्टिमेटर, ठीक है ना। If a statistic is used to estimate an unknown parameter, ठीक है, theta of distribution, it is called estimator, and the value of estimator is called as estimate। जो वैल्यू होगी एस्टिमेटर को हम क्या बोलेंगे, एस्टिमेट बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं पीछे हम लोग, यहां पर इतनी बात समझ में आ गई थी। तो फॉर ईच के सैंपल्स वी कैन कंप्यूट सम स्टैटिस्टिक, जो कि फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल होती है, ठीक है ना। सम स्टैटिस्टिक, रुक जाइए फिर से यहां सुधारते हैं। ठीक है ना, we for each k samples we compute some statistic t is equal to x1 x2 xn, in particular tb सैंपल मीन, जैसा कि मैंने यहां निकाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो, सैंपल मीन, ठीक है ना। वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस कहने का मतलब एस स्क्वायर, सैंपल मीडियन, एक्स टिल्डा एटसेट्रा। सैंपल नंबर हमारे पास कितने हो गए, 1 से लेकर के तक सैंपल नंबर हो गए, और स्टैटिस्टिक हमने क्या किया है, इसकी अलग अलग वैल्यूज है, x1 बार x2 बार था, तो यहाँ पे t1 t2 tk होगा, यहाँ पे tn नहीं होगा, tk होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है ना, तो ये tk निकल जाएगा, और इन पर्टिकुलर x1 बार x2 बार x3 बार और यहाँ पे xk बार।
x के बार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। किसी भी स्टैटिस्टिक का ये क्या हो गया, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको एज एग्जांपल आप साइड में लिख लीजिएगा, बाकी पीपीटी जैसी एज इट इज फॉर्म में मिल जाएगी, ये लिखा हुआ मेरा भी मिल जाएगा आपको। इसको बस आप लोग साइड में कहीं रफ में लिख लेना, ठीक है ना, समझने के लिए, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं। द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स सो ऑब्टेन्ड, ठीक है ना, जो हमको स्टैटिस्टिक की अलग अलग वैल्यू मिली हुई है ऑब्टेन, वन फॉर ईच सैंपल कंस्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। इसी को क्या बोलते हैं, इन सब सारे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक बोलते हैं। मतलब x1 बार x2 बार xn बार x के बार हमको मिला है, इसको सेट में डाल देंगे तो हमारा वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक होगा वो मेरा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वैल्यूज t1 t2 tk, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल t1 t2 tk, जो हमारा ये tk है, determine the sampling distribution of the statistic t, ठीक है ना। statistic determine the sampling distribution of statistic t, यार sampling distribution of the statistic t। ठीक है ना, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक टी होगा ये हमारा। स्टैटिस्टिक टी, in other words statistics t may be regarded as random variable। स्टैटिस्टिक t को हम लोग एक रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, which can take the values t1 t2 tk, फिर से स्मॉल वो कर लीजिएगा आप लोग, t1 t2 tk, ठीक है ना, t1 t2 tk, ठीक, t1 t2 ठीक है, and we can compute various statistical constant like mean, variance, skewness, kurtosis, ये skewness है ना, skewness, kurtosis, ठीक है ना, I होगा, kurtosis होगा वो kurtosis लिखा गया है यहाँ पे, I होता है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, kurtosis etc. for its distribution. For example, mean of the sampling distribution of a statistic t is given by, क्या हो जाएगा, given ये गायब कर दिया क्या, mean of the sampling distribution of the statistic t is given by, एक मिनट, कुछ मिस्टेक्स लग रहे हैं यहाँ पे, हाँ मिल गया, कहीं लिखा है तो नहीं है, नहीं, तो यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक टी इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 1/k
हमारा क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tk। दिस इज द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन T1 T2 Tk, ठीक है ना। और अगर हम वेरिएंस निकालेंगे एंड वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T इज क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ T इज इक्वल टू 1 अपॉन K समेशन I फ्रॉम 1 to K Ti माइनस कैपिटल T का होल स्क्वायर। ये कैपिटल T मान सकते हैं या तो इसको स्मॉल t बार भी मान सकते हैं, ये मीन की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, ये हमारा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत मिस्टेक्स हैं आज, तो ये हमारा यहां से हो जाएगा। फिर आगे ये वेरिएंस निकल गया, वेरिएंस ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन T, फार्मूला लगा दिया वेरिएंस का ना, कोई नंबर है उसका मीन घटा के स्क्वायर करके फिर सम करके फिर K से डिवाइड कर दिए। उसके बाद क्या होता है, ये स्टैटिस्टिक समझ में आ गई होगी, एस्टिमेटर मैंने समझा दिया। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, याद रखिए कि ये हमारी पास एक स्टैटिस्टिक T थी जिसका हमने वेरिएंस निकाला, इसी वेरिएंस का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है। अगर किसी नंबर का हमारे पास डेटा दिए हुए, ऑब्जर्वेशन दिए हुए, उनका वेरिएंस निकाल दो, वेरिएंस निकालने के बाद फिर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अगर किसी एस्टिमेटर का, ये हमारे पास अलग अलग एस्टिमेटर है ना, एस्टिमेटर के अलग अलग वैल्यू है, सैंपल मीन यहाँ पे मतलब ये T1 T2 Tk हमारे पास एस्टिमेटर है। फॉर एग्जांपल अगर हम सैंपल मीन लेते हैं x1 x2 x3 x4 x5 x1 बार x2 बार x3 बार x4 बार, ये हमारे पास सैंपल मीन के एस्टिमेटर है, पर पॉपुलेशन मीन के एस्टिमेटर है, इसको हम लोग सैंपल मीन बोलते हैं। इस सैंपल मीन का वेरिएंस निकालने में कुछ ना कुछ कैलकुलेट होकर के आएगा। अब इसी वेरिएंस अगर हम स्क्वायर रूट लेते तो फिर हम क्या बोलेंगे इसे, स्टैंडर्ड एरर। तो अगर हम बोले तो द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया हो उसके वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे। बट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर, द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। हम लोग उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आइए चर्चा करते हैं, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। वही मैंने बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम निकालेंगे स्टैटिस्टिक का या एस्टिमेटर का, हम साफ साफ कहें, ठीक है ना, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, मतलब वेरिएंस निकाल के स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है ना। द स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ सम ऑफ द वेल नोन स्टैटिस्टिक फॉर लार्ज सैंपल्स आर गिवन बिलो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, कुछ वेल नोन स्टैटिस्टिक के तो यहाँ पे दिए हुए टेबल में आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सैंपल मीन कैसे समझिए, मान लेते हैं कोई हमारे पास ऑब्जर्वेशन है xi जो कहां से उठाया गया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से उठाया गया है, सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा है कहने का कैपिटल xi मान लेते हैं, या फिर हम कहें कि x1 x2 xn जो हमारे पास है वो एक रैंडम सैंपल है, कहां से उठाया गया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। इसका यानी क्या मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर आप xi लोगे तो वो म्यू मिलेगा, और वेरिएंस ऑफ अगर आप xi निकालोगे तो आपको सिग्मा स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन इससे रिलेटेड अगर हम एक एस्टिमेटर बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मान लो सैंपल मीन, यहाँ पे सैंपल मीन की बात कर रही है, ये एक रैंडम सैंपल है, सैंपल मीन क्या हो जाएगा, कैपिटल X बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन I फ्रॉम 1 to n xi, ये सैंपल मीन हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ x बार कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार अगर हम निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n समेशन I फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ xi, मतलब कि n म्यू अपॉन में n, इससे कैंसिल तो कितना आ गया म्यू, ठीक है ना।
इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अनबायस्डनेस। आगे मैं बताऊंगा कैसा होता है अनबायस्डनेस, या फिर थोड़ा सा एक आइडिया यहां से आप ले लोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जो मैंने एक एग्जांपल ये वाला बताया था कि ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का मीन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस पॉपुलेशन का मीन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मीन निकालोगे 3 आएगा। अब क्या कर रहे हैं, ये सैंपल उठाओ, ये सैंपल हमारे पास, ये सैंपल की अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है ना। एक बार क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई बार निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई बार, एक्सपेक्टेशन इज नथिंग, इट इज अ मीन ऑफ एक्स आई बार। कहने का मतलब यही है। तो इसका अगर हम मीन निकालेंगे तो 1.5 हमारा 1 बार आया है। समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन एन आई होता है ना, अरे समेशन एफ आई वही वाला फार्मूला लगा रहे हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2। चाहे तो आप सिंपल आप जोड़ सकते हो, इसी को जोड़ के फिर डिवाइड कर दो 10 से, और फिर 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस 4, फिर प्लस 4.5 और डिवाइड कर दो किससे, तो 1 1 2 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ 5 है ना। ठीक है ना। तो अब डिवाइडेड बाई 10, अब इसको सम करो, सम करके निकालो कितना आएगा। सम करके यहां से आप निकालोगे तो आंसर जो आएगा, देखिए ये 1.5, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 7 और 1.5 कितना हो जाएगा 8.5, 8.5 और 6 14.5, ठीक है 14.5 और ये 7 हो जाएगा 21.5, 21.5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25.5, 25.5 प्लस 4.5 कितना आ गया 30, 30 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया 3, जो कि यहां पे था इसका पॉपुलेशन मीन। मतलब सैंपल मीन का अगर हम मीन लेते हैं तो हमको पॉपुलेशन मीन के बराबर अगर मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। वो आगे चर्चा करेंगे भी, लेकिन यहां समझा दे रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनबायस्ड एस्टिमेटर बोलते हैं कि ऑन एवरेज सैंपल मीन की वैल्यू हमारे पॉपुलेशन मीन के बराबर चल रही है। इसका कहने का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो यहां पे यही बात की जा रही थी। तो यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार लिए तो देखिए हमको फिर से म्यू मिल गया, मतलब सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन लेने पे हमको पॉपुलेशन मीन हमको मिल रहा है, ये तो बात अलग है। अब वेरिएंस ऑफ एक्स बार अगर हम निकालना चाहें, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स बार, तो वेरिएंस ऑफ 1/n समेशन एक्स आई। अब वेरिएंस ऑफ ए एक्स बराबर क्या होता है ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, तो 1/n अगर बाहर जाएगा कितना हो जाएगा 1/n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई आ जाएगा, है ना। अब क्योंकि आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, तो वेरिएंस ऑफ समेशन क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 होता क्या है अगर सिंपल कहें, या फिर वेरिएंस ऑफ समेशन होता है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 इनटू कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है तो इसलिए कोवेरिएंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो केवल हमारा समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जब समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिएगा वेरिएंस ऑफ एक्स बार बराबर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ 1/n समेशन i फ्रॉम 1 to n एक्स आई इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ समेशन। भी समझ लो, ये लिखने की जरूरत इतनी है नहीं, कॉपी पर कहीं रफली लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट ऐसा हर एक चीज अगर लिखते जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा बल्क में हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर समेशन ओवर i फ्रॉम 1 to n वेरिएंस ऑफ एक्स आई, है ना। और वेरिएंस ऑफ एक्स आई यहाँ पे मैंने कितना बोला है सिग्मा स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 1/n स्क्वायर और समेशन है तो n टाइम सिग्मा स्क्वायर को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा n सिग्मा स्क्वायर, और फिर ये n से ये n कैंसिल तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई n। इस एस्टिमेटर का हमने वेरिएंस निकाला तो निकला कितना सिग्मा स्क्वायर बाई n। अब इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना जाएगा, अब इसी का जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना जाएगा सिग्मा बाई रूट n आ जाएगा, जो कि यहाँ पे एज इट इज फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है ना, सिग्मा बाई रूट n ये है। उसी तरीके से ऑब्जर्व सैंपल प्रोपोर्शन p की वैल्यू कितनी हो जाएगी pq बाई n होती है, ठीक है ना।
इसका मतलब सिंपल कहने का मतलब प्रोपोर्शन, जो स्मॉल प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं x बाई n, जहां पे x फॉलो करता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n कॉमा कैपिटल P बोल रहा हूं, है ना। तो अगर x फॉलो कर रहा है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n कॉमा p, तो वेरिएंस ऑफ p कितना हो जाएगा 1/n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होगा, और वेरिएंस ऑफ x कितना हो जाएगा 1/n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n p कैपिटल Q। इससे कैंसिल तो कितना हो जाएगा pq बाई n स्क्वायर हो गया, तो pq का रूट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये यहां से मैं यह समझा दे रहा हूं, बट इससे मिटा दे रहा हूं, हर जगह लिख दूंगा, फिर आप लोग नोट्स में क्या लिखोगे, ठीक है ना। कॉपी भी लिखना तो कॉपी भी लिखना। फिर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन उसका हो जाएगा सिग्मा बाय स्क्वायर बाई 2n, इसका भी प्रूफ पॉसिबल है, आराम से हो जाएगा। सैंपल क्वार्टाइल क्या है, ये इतना होता है, याद कर लीजिए, बहुत इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, ऊपर के कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट है। सैंपल मीडियन की याद कर लीजिए 1.525331 सिग्मा रूट बाई n, ठीक है ना, आप लोग खुद ही समझ में आ जाएगा आगे जब पढ़ोगे तो। और सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट r बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस ये रो स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको मैं सही कर ले रहा हूं, ये रो स्क्वायर होगा, गलत लिखा गया है, ये रो स्क्वायर होता है, p का स्क्वायर नहीं होता, रो स्क्वायर होता है। ये 1 माइनस रो स्क्वायर, ठीक है ना, और बाय रूट n होता है, आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है, हाँ, बाय रूट n डिवाइडेड बाय रूट n, ये हमारा है यहां से, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप लोग को मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। फिर से मैं एक चीज बता दूं कि हमारी जो क्लासेस हैं ये यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं, अगर तो आप लोग अगर यूट्यूब के बच्चे अगर इसे देख रहे हैं तो ये फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की नवोदय बैच चल रही है, ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। 1250 रुपए इसके 3 महीने की फीस है, 3 महीने मतलब पूरे कंप्लीट कोर्स का जो ड्यूरेशन है 3 मंथ का है। तो पूरा सिलेबस खत्म करने का जो कॉस्ट है वो 1250 है। आपको इसमें से हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, वन शॉट रिवीजन मिलेगा, इसी में 1-to-1 मेंबरशिप प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, लाइव डाउट क्लासेस भी चलेगी, ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लास भी चलेगा, और पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे, ठीक है ना। सारी चीजें जो आप लोग को जरूरत है आपके एग्जाम के लिए, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। 3 महीने के कोर्स में वैलिडिटी 1 साल की, 1 साल तक आराम से देखो कोर्स बढ़िया सा। नहीं समझ में आया दोबारा देखो, बैग भरना है बैग भर दो, बैग भर के दोबारा देखो, बस हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग को बैग भरना ना पड़े, ठीक है ना। और 1250 में आप लोग इसे कंप्लीट तरीके से कर सकते हो। 3 महीने की कोर्स है, बट आपको 4 महीने का मतलब कि 1 साल तक का ये मिलेगा वैलिडिटी, है ना। तो हमें उम्मीद है इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।